नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह गुरु की वक्रीय चाल को लेकर के है। इधर मैंने एक पोल लिया था जिसमें मैंने ये पूछा कि मुझे किस पर एपिसोड बनाना चाहिए, तो उसमें मुझे वक्रीय गुरु के गोचर के ऊपर मुझे ज्यादा वोट्स प्राप्त हुए। तो मैंने अपने विचार को स्थिर किया कि ठीक है, मैं वक्रीय गोचर को समझाने का, वक्रीय गुरु के गोचर को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये गुरु जो है वो क्या है। तो गुरुदेव जो है वो ज्ञान के प्रतीक है, नॉलेज के प्रतीक है। हमारे ये देव गुरु कहलाते हैं, यानी कि देवता भी इन्हें गुरु कहते हैं। यानी कि बृहस्पति जो देव हैं वो कितने महान है कि देवताओं के भी गुरु हैं। कितनी बड़ी बात है। अब बृहस्पति जो कहा जाता है, तो इसका हम लोग मीनिंग क्या समझें कि ये बृहस्पति आखिर क्या चीज है। तो बृहस्पति का अर्थ है कि वृहद कर देना, जिसे हम कहते हैं ना प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है वह आपके विस्तार का प्लैनेट है। और इनकी खास बात क्या है कि ये जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहां पर ये भी वृद्धि कर देते हैं, उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। तो ये बृहस्पति का गुण है। और बृहस्पति जो है वो नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, ईश्वर की अपार शक्ति है जो आपको मिली हुई होती है गुरु के माध्यम से कि आपका गुरु कैसा है। उसके आधार पर ये जो आपको एक ताकत मिली हुई होती है वो आप जान पाते हैं कि ये गुरु है क्या चीज। अब जो गुरुदेव हैं उनका क्या रोल रहता है कि वो आपको मिक्स नहीं दिखाई देंगे। आपको जैसे किसी भी तरीके से मिक्स नहीं देखेंगे। जैसे मंगल दूर रहता है, वैसे ही गुरु भी बाह्य प्लेनेट कहलाता है। यानी कि बाहर से, दूर से ही अपना ऑब्जर्वेशन करता रहता है। जब कहीं कहीं आवश्यकता होती है तब वो वहां आकर के आपको बताता है कि लुक, यू हैव टू डू दीज थिंग्स लाइक दिस। तो ये है गुरु का काम। तो गुरु आपको मिक्स नहीं दिखाएंगे, एक दूर उसमें अलग बैठे हुए दिखेंगे और वहां पे वो अपने ही चिंतन, अपनी फिलॉसफी, अपने उसमें लगे रहेंगे। और जब कोई उनको लगेगा कि हाँ मुझे इनको बताना चाहिए, या उनके पास कोई कुछ ज्ञान लेने के लिए आता है या कुछ पूछने आता है, तब वो उस ज्ञान को बता पाते हैं। क्योंकि गुरु में यह गुण नहीं है कि वो जैसे सारे प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो गुरु भी उनका चक्कर काटते, पर वो दूर से चक्कर काटते हैं। उनकी दुनिया दूर से है, पास से नहीं है। जैसे सूर्य को पसंद है कि सारे ग्रह उसके इर्द गिर्द रहे, सब लोग उसकी महिमा का वर्णन करें, पर गुरु के अंदर ये वाला गुण नहीं है। और इसमें एक खास बात बहुत है सूर्य और गुरु में। वो क्या है कि गुरुदेव जो होते हैं वो कहते हैं कि जिसको मुझसे लेना हो वो मेरे इर्द गिर्द, मेरे पास में आए, मुझसे प्रेम से, मुझसे बराबरी से, या किसी को भाग्य के द्वारा भी गुरु मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक अंतर है कि सूर्य एक राजसिक ग्रह होकर के, और वो सोचता है कि सारी दुनिया उसके पास आए, या सारी दुनिया से अर्थ है कि सारे ग्रह। और आप नेचर में भी देखें तो राजा क्या करता है, उसको इच्छा होती है कि सारे लोग उसके साथ साथ चलें और उसके पीछे पीछे चलें। पर गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि मैं यहीं पर हूँ और मैं नॉलेज ले रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को नॉलेज लेना हो तो देन यू प्लीज कम टू मी, और मेरे पास आप आइए। तो ये गुरु और सूर्य का एक छोटा सा अंतर है, मैंने बताया आपको। अब वक्रीय गुरु का क्या मीनिंग है कि जो वक्र गति का गुरु जो 10 अप्रैल से होने वाला है, तो पहले तो इसको समझ ले कि ये वक्र का मीनिंग क्या है। लोग कहेंगे अरे बृहस्पति उल्टा है, बृहस्पति उल्टी चाल चल रहा है, अब क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वक्री का मीनिंग है कि मोर पावरफुल वे में उन चीजों को बताना या समझाना, ये वक्री का गुण है। अब उदाहरण आपको हम बताते हैं कि जैसे धनुष बाण है, तो धनुष बाण का मैंने एक एपिसोड रेट्रोग्रेड मोशन के ऊपर एक एपिसोड मैंने बनाया, उसे आप देखिएगा। उसमें मैंने कितने विस्तार से चीजें बताई हैं कि उसमें
रेट्रो होते ही ताकत आ जाती है। और हम एक दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि जैसे एक रबर बैंड है, और उस रबर बैंड को अगर आप ऐसे करके थ्रो करेंगे तो कितना जाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी स्टिक में लगा के रबर बैंड को अगर ऐसे किया तो वो काफी दूर तक जाएगी और सही सटीक निशाने पड़ जाएगी। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि वक्री हो गया तो ये निगेटिव फल देने वाला हो गया, ऐसा नहीं आया। ये निगेटिव फल देने वाला नहीं हुआ यहाँ पर वक्रीय गुरु। तो इसमें यही बात ध्यान देने की है कि वक्रीय प्लैनेट जब भी होते हैं तो वो कोई विशेष काम का संपादन करने के लिए आए हुए होते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जो काम होना चाहिए वो अब होके रहेगा। तो ये वक्रीय गुरु की महिमा है कि वो कैसे अपने काम को करेंगे। अब हम लोग जरा डेट्स पे चलते हैं कि किन डेट्स को क्या क्या होने वाला है, या किन डेट्स को ये जो उनके वक्र गति का गुरुदेव चलने वाले हैं वो किस डेट से प्रभावी होने वाले। देखिए 10 अप्रैल 2019 को गुरुदेव महाराज धनु राशि से वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये इनका जो ये वक्र शुरू हो रहा है वह धनु राशि से चल रहा है और वो वृश्चिक में आएगा। और धनु राशि पे जो गुरुदेव है वह 0 डिग्री 14 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स पर है। और यहाँ पर ये मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में है। ये यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि ये वापस हो रहे हैं, यानी कि अगर वक्र हो रहे हैं तो वो कहाँ से हो रहे हैं, तो ये मूल नक्षत्र के प्रथम चरण से हो रहे हैं। और प्रथम चरण जो है वह मेष नवमांश में आता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, मेष नवमांश यानी कि एरिस राशि, एरिस आपका साइन है, वो ध्यान रखिएगा कि ये धनु राशि का जो वक्री हो रहा है वह मेष नवमांश के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि केतु नक्षत्र के अंतर्गत है। और इसका जो स्वामी है, चरण स्वामी जो है वह मेष है, यानी कि मंगल की राशि है। ठीक है। इसके बाद 23 अप्रैल 2019 को यह ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और चौथे चरण में होंगे। और यहाँ पर जो जुपिटर है वह मीन नवमांश में होंगे। ये भी आप नोट करने की बात है कि मीन, अब यहाँ पर यही से चक्र समझना है कि मेष में आएंगे फिर मीन में आएंगे। अब आप इस चक्र को समझते जाइएगा। तो जब ये गुरु के नवमांश में है तो ये पावरफुल आपको रिजल्ट देंगे। तो यानी कि अभी हम आपको पूरा ये बताएंगे कि इस गोचर में कैसे इसका आपको रिजल्ट आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। इसके बाद जो गुरु है वह 31 मई 2019 को ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहते हुए तृतीय चरण में आएंगे। तृतीय चरण के जो स्वामी है वह कुंभ नवमांश है और उसके जो स्वामी है वह शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। अब आप ये सब चीज नोट करते जाइएगा। 27 जून 2019 को जो गुरु महाराज हैं वह ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण यानी कि मकर नवमांश में, जिसके स्वामी शनिदेव महाराज हैं, इससे विचरण करेंगे। और 11 अगस्त 2019 को संध्या काल में 6:38 पर यह मार्गी होना आरंभ हो जाएंगे। तो ये है जो मैंने आपको डेट्स बताए कि इनका कैसे किन किन डेट्स को ये किस किस नक्षत्र और चरण पर होंगे। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि नक्षत्र चरण जो चलेंगे गुरुदेव, उनकी कैसे, उनके प्रभाव कैसे वो चलेंगे, वो करेंगे क्या क्या। तो जब ये 10 अप्रैल से जब वक्री होना शुरू करेंगे उस समय ये मूल नक्षत्र में होंगे। और मूल नक्षत्र जो है वो केतु से संबंध रखता है और चरण 1 यानी कि वो मेष नवमांश है। तो इसका जो प्रभाव है वो आपको मेष नवमांश में मिलेगा, यानी कि एरिस में मिलेगा।
और जो मंगल है उस समय पर यानी कि 10 अप्रैल को जो मंगल देव है वह वृषभ राशि में है और रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में, जिसके भी स्वामी क्या है, मंगल है, वह एरिस नवमांश में आ रहा है। यानी कि गुरु और मंगल इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वह मेष राशि में हो रहा है। तो यहाँ क्या है, गुरु और मंगल की आपसी मित्रता भी है। तो ये दोनों मिलकर के किसी काम को इग्नाइट कर देंगे। गुरु और मंगल ये दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और तो ये क्या करेंगे, किसी चीज का इग्निशन ऑन कर देंगे, किसी काम के होने की जो आपके वर्षों से कभी काम न हुए हो वो काम यहाँ पर इग्नाइट हो जाएंगे। और केतु क्या है कि केतु का काम क्या है, केतु जैसे एक सतह है तो उसके जो मतलब रूट पॉइंट है, रूट पॉइंट जहाँ से होता है वह केतु है। तो यहाँ से वो जैसे किसी चीज को डिगिंग करने का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु और मंगल का इस तरीके से कामों का मेष राशि जो है वो इग्नाइट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी की राशि धनु हो तो मेष राशि कहाँ पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी। तो यानी कि उसके बच्चों से संबंधित, उसकी इच्छाओं से संबंधित किसी बात में पॉजिटिविटी के लिए वो चीजें इग्नाइट हो जाएंगी और वो उन कार्यों का संपादन शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के कुंडली में मेष राशि कहीं भी होगी तो ये देखिए कि इस गोचर का जो प्रभाव है वो हो कहाँ रहा है, वो हो रहा है मेष राशि में, इसका प्रभाव हो रहा है। यानी कि भाग्य से नवमांश की स्थिति में वह मेष राशि को इग्नाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये जो गुरु और मंगल का जो ये एरिस नवमांश आकर के जो ये संबंध बना किसी प्रकार का, तो वो उसने किया क्या, तो यहाँ पर ये समझने की बात है। अब जब 23 अप्रैल को जब गुरुदेव महाराज ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे यानी कि वृश्चिक राशि में आएंगे, तब क्या करेंगे, तब उनका जो प्रभाव है, ज्येष्ठा का जो प्रभाव है वह मीन राशि में जाएगा। यानी कि मीन राशि यानी कि दोनों ही जल तत्व जलीय राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि और मीन राशि दोनों ही जल तत्व प्रधान राशियां हैं। तो यहाँ पर ज्येष्ठा यानी कि जिसको ज्येष्ठा मीन श्रेष्ठ, ये बारिश से भी संबंध रखती है क्योंकि जल का इसका कारण है। तो 23 अप्रैल से इसका संबंध जो है वह वृश्चिक राशि में होते हुए मीन राशि से हो जाएगा। अब मीन राशि में रहते हुए जब मीन राशि के स्वामी भी गुरु है और गुरु महाराज आ गए हैं अपने मित्र की मंगल की राशि में ज्येष्ठा में, तो यहाँ क्या है कि गुरु जो है बड़े ही पावरफुल होकर के अपने प्रभावों को दिखाएंगे। फिर 31 मई को जो ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जब गुरु महाराज आ रहे हैं यानी कि कुंभ नवमांश में आ रहे हैं, तो शनि देव इसके स्वामी हैं। तो कुंभ राशि के जो स्वामी है वह शनि देव है और शनि देव कहाँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। और शनि देव इस समय क्या कर रहे हैं, वो बस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा का जो एक प्रतीक चिन्ह है ना कि वो एक सूप होता है और उस सूप से हम लोग फटक के खराब अनाज को बाहर करते हैं और अच्छे अनाज को अपने संग्रह में रख लेते हैं। तो शनि देव जो महाराज है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होते हुए हमारे कर्मों को क्लीन कर रहे हैं, हमारे कर्मों को साफ करके जो अच्छे अच्छे कर्म है उनको स्टोर कर रहे हैं और जो यूजलेस चीजें हैं उनको आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुंभ नवमांश में गुरुदेव होते हुए तो ये कैसे यहाँ पर करेक्टनेस देंगे कि रियल सही चीजें क्या होनी चाहिए। अब जब 27 जून 2019 को ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में मकर नवमांश में जब आ जाएंगे गुरुदेव महाराज, तो आप सोचेंगे कि यहाँ तो ये नीच के फल देंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये नीच के फल देंगे, क्योंकि जो शनि महाराज हैं यानी कि कर्म के जो महाराज हैं वह उच्च में होंगे, नवमांश में इनकी स्थिति उच्च की होगी और ये स्वाति नक्षत्र में होंगे।
मतलब उच्च की स्थिति में स्वाति यानी कि स्वगति से चलने वाला, यानी कि ऑटो मोड में आ जाएंगे। तो जो आपके कर्म है और आपका जो न्याय है कि जो राइटनेस होनी चाहिए वो ऑटो मोड में चली जाएगी और वो आपके संचालन ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यानी कि जो कार्य आपके अभी तक कभी नहीं हुए थे वो कार्य अब करेक्टनेस होकर के सही मार्ग पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से गुरु और शनि मिल करके आपके किसी काम के होने की स्थिति को कितना बलशाली बना करके उसको करेक्ट करके और उसको ऑटो मोड पे डाल करके और वो ऑटो तरीके से अपने आप काम होने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति होगी। अब जब ऑटो मोड में होने के बाद क्या होगा कि ऑटोनेस आने के बाद 11 अगस्त 2000 ये होते होते तक 11 अगस्त आ जाएगी। तो 11 अगस्त 2019 के बाद शाम को 6:38 के बाद जो ये गुरुदेव महाराज हैं ये मार्गी हो जाएंगे। यानी कि अब काम हो गया, चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ से उस जो काम करेक्ट वे में होना है उस काम को उन्होंने और भी अपने मित्रों का और ग्रहों का सहयोग लेकर के वो काम किया कि नहीं अब तो ये होना ही चाहिए, ठीक करो इसको, और करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। करते हुए फिर वह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब? तब 5 नवंबर के बाद। तो जो 11 अगस्त से इनकी यात्रा है वह 5 नवंबर तक चलेगी और वो मार्गी होकर के वापस होकर के तब ये धनु राशि में वापस 5 नवंबर 2019 को प्रवेश करके फिर धनु राशि में अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ये है वक्री गुरु की यात्रा। तो ये मेरी एक छोटी सी एनालिसिस थी गुरु के वक्री होने पर कि वो कैसे प्रभाव देंगे। तो आपको यदि यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और आगे मैं और भी नए रोचक तथ्यों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय। और प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।